हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं अवेंजर्स डूम्सडे से लेकर के सीक्रेट वॉर की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि खास करके जो रूसोस की तरफ से ऐसे प्रोवाइड की जा रही है कि मानो मार्वल ने उन्हें पूरी तरीके की छूट दे रखी है। लेकिन अगर अंदर की बात करें तो डेफिनेटली इन सभी बातों को तो सोच समझ कर ही बोला जा रहा है, ताकि इस फिल्म का बज़ अब लोगों के बीच बनना शुरू हो जाए। क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप समझ सकते हो कि इस फिल्म यानी कि डूम्सडे को अपने जलवे बिखेरने हैं, ताकि ये फिल्म इन्फिनिटी वॉर से लेकर के एंड गेम के बॉक्स ऑफिस नंबर को पूरी तरीके से बीट करने में कामयाब हो, जो कि आज की तारीख में डिज्नी की सिचुएशन देख करके फिलहाल तो पॉसिबल नहीं लग रहा। लेकिन अगर फिल्म के कॉन्सेप्ट की प्रेजेंटेशन बहुत ही ऑनेस्ट टेक के साथ की जाए, जो कि पहले ही रॉबर्ट डॉनी जूनियर के अनाउंसमेंट के साथ केविन फेगी ने खेल दिया है, तो फिर ऐसे में अब जो रूसो की तरफ से किए गए इंटरव्यूज इस बात के कहीं ना कहीं हिंट देते हैं कि लोग उनके इस आइडिया को अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखा जाए तो इस फिल्म की प्रॉपर प्रोडक्शन अब तक बोलते ना जोरों शोरों से नहीं शुरू की गई है, जिसके चलते 1 मई साल 2026 की रिलीज इस फिल्म को लेकर के कहीं ना कहीं डरा रही है। और ऊपर से डिले की भी रूमर निकल कर आई थी, जिन सब पर फिलहाल तो मैं सोर्सेस के चलते बिलीव नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे बातचीत में यही कहा है कि इस फिल्म पर ऑलरेडी अंदर ही अंदर बहुत सारा काम शुरू कर दिया गया है। जिसके रिसेंट एग्जाम्पल की बात करें तो भाई स्पाइडरमैन को लेकर जो हम अपनी चिंता दिखा रहे हैं, उन सब पर तो मार्वल की तरफ से 2 फिल्मों की प्रिपरेशन की गई है, जिस पर एक अलग वीडियो अलग टॉपिक काफी डिटेल के साथ आपके सामने डिस्कस करके रखूंगा। क्योंकि उस फिल्म की प्लानिंग के हिसाब से तो हमें सिर्फ स्पाइडरमैन 4 नहीं बल्कि 5वां पार्ट भी देखने मिलेगा, क्योंकि स्टोरी टेलिंग की प्रिपरेशन जैसे कि मैंने कहा ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसे में अब इससे हटकर फिर से टॉपिक पर रहे तो उनकी तरफ से दोनों फिल्मों की रन टाइम पर भी एक अंदाज लगा करके बात की गई है कि डूम्सडे 2.5 घंटे की होगी, तो वहीं सीक्रेट वॉर 3 घंटे की, यानी एक अच्छे खासे रन टाइम के साथ मेकर्स ने पहले ही अपनी प्रिपरेशन कर ली है। जिन सब पर अब और कौन कौन सी डिटेल निकल कर आई है, चलिए उन सारी की सारी डिटेल को एक्सप्लोर करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट आर्ट से भी रिलेटेड कुछ अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। जिस टॉपिक पर अब आगे बढ़ने से पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। वेल तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं लीक कॉन्सेप्ट आर्ट की, जिसके लीक होने से पहले रूसो ब्रदर्स की ही प्रिपरेशन शूटिंग लोकेशन को बहुत ही ज्यादा सिक्योर करने की थी, जहां से कोई भी चीज पहले की तरह बिल्कुल भी लीक ना हो। लेकिन खैर सेट इमेजेस तो नहीं, लेकिन फिल्म की जो कॉन्सेप्ट आर्ट लीक हुई थी, जो कि आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी, तो उसे लेकर के हंगामा है क्यों बर्पा जैसी सिचुएशन भी आई थी, जिसके बाद जाकर के आया रूसो ब्रदर्स का स्टेटमेंट। वो भी इतना ज्यादा बचकाना कि उसमें उनकी तरफ से सीधे सीधे ये कह दिया गया कि सारी की सारी लीक कॉन्सेप्ट असल मायने में उनके उस फिल्म के प्लान से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। यानी क्लियरली सारी ही कॉन्सेप्ट आर्ट को फेक बोल दिया गया, जिसके बाद जाकर के लोगों के बीच थोड़ी सी जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, उसे दूर करते हुए यही कहूंगा कि वो कॉन्सेप्ट आर्ट बिल्कुल भी फेक नहीं थी। हाँ, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि उनमें से कई सारी कॉन्सेप्ट आर्ट फिल्म की शक्ल में शायद से कन्विंस ना हो पाए, और ये कोई बड़ी बात है भी नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि फ्यूचर के हिंट के तौर पर हमें जो कई सारी बातें पता चली थी, खास करके तचाला के कैरेक्टर को लेकर या फिर कहूँ उसके बेटे को लेकर, वो इन बातों को बहुत ही ज्यादा हवा देती है कि तचाला को बेटे के तौर पर सच में रिकास्ट किया गया है, जिस पर मार्वल के प्रोड्यूसर की तरफ से यही कहा गया था कि वो कभी भी तचाला के कैरेक्टर को रिप्लेस नहीं करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि पैसा बोलता है, जिसमें मैं एक्टर की बात बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूंगा। बाकी इससे हटकर डूम्सडे के इसी कॉस्ट्यूम की कॉन्सेप्ट आर्ट की बात की जाए, तो इस पर मैंने बहुत ज्यादा लोगों से बात करते हुए ये पता करवाया है कि असल मायने में इस कॉन्सेप्ट पर खुद रॉबर्ट डॉनी जूनियर की भी प्रिपरेशन चल रही है, जो कि कई सारी कॉमिक बुक को खंगाल रहे हैं, ताकि वो अपने कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सके, जिसके वो कहते हैं ना कि प्रेजेंट के आर्क का ऑरा ही लोगों को इस कैरेक्टर का कितना बड़ा खतरा है वो फील करवाएगा। ऐसे में ये फिल्म आप कह सकते हो कि एमसीयू की आखिरी उम्मीद है, जिसे किसी भी हाल में अच्छा बनना ही पड़ेगा। और फिर इसी से हटकर कुछ छोटी मोटी थियरीज और रूमर्स को अगर मर्ज किया जाए, तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर के कैरेक्टर का टोनी स्टार्क असल मायने में मल्टीवर्स के यूनिवर्स में डूम्सडे के कैरेक्टर का रोल प्ले करेगा, जिस पर रूसो ब्रदर्स ने कहा था कि डूम्सडे बिल्कुल अलग ही कैरेक्टर है, जिसका टोनी स्टार्क से कोई भी लेना देना नहीं होगा। लेकिन रिसेंटली बिगनिंग वाले पार्ट में उन्होंने ये बात मेंशन कर बता दी है कि वो अपनी स्टोरी आर्क की कंटिन्यूएशन टोनी स्टार्क की डेथ के बाद ही करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर ही वो शख्स है जो डॉक्टर डूम के कैरेक्टर का रोल एमसीयू के इस डूबते हुए यूनिवर्स में बहुत परफेक्ट तरीके से प्ले कर सकते हैं। और हाँ, ये बात सच भी है, क्योंकि इसी पर अगर मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट में टोनी स्टार्क के पेरेंट्स पर अगर देखा जाए, तो जिनकी डेथ हो गई है, तो उस कैरेक्टर को इजीली दूसरे यूनिवर्स में पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी ही। तो ऐसे में विक्टर वॉन डूम के पेरेंट्स, जिन्हें हो सकता है कि उस यूनिवर्स में विक्टर नाम का कोई बेटा ही ना हो, और यही से कॉन्सेप्ट आर्ट जो लीक
बात हुई है उसे थोड़ा सा मैच कर देखा जाए तो ये चीजें सेंस भी बनाती है, जहाँ पर हम क्लियरली डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को अपनी ही बनाई गई दुनिया पर राज करता हुआ देख सकते हैं। यानी बैटल वाली सिचुएशन सीक्रेट वॉर वाली स्टोरी आर्क में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बैठेगी। और अगर आप सोच रहे हो कि एक्टर्स को शूटिंग शेड्यूल को लेकर के बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो उस पर भी रूसो ब्रदर्स की अपडेट यही है कि एमसीयू वालों की तरफ से यानी कि केविन फाइगी की तरफ से उन्हें सारे ही एक्टर्स, उनके कॉन्ट्रैक्ट, इन सभी की डिटेल दे दी गई है ताकि वो अपनी फिल्म के बजट को एक्टर्स के रोल के हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर सके कि असल मायने में उन्हें दोनों फिल्मों में कितना बजट लगेगा और उसे वो सभी एक्टर्स को लेकर के किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि इस पर अच्छी खासी प्रिपरेशन ही लगेगी, जिसके लिए डिज्नी और मार्वल अपने तन मन धन सभी को रूसो ब्रदर्स पर निछावर करने के लिए रेडी हो चुका है। और फिर इसके अलावा रूसो ब्रदर्स के दूसरे टाइम वाले इंटरव्यू की बात करें तो उसमें उन्होंने एमसीयू की कई सारी फिल्मों को लेकर जो लोगों को कंफ्यूजन होती है उस पर भी खुलकर ये बात करते हुए सुना है कि वो लोगों का फोकस फिर से एमसीयू के यूनिवर्स पर लाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें एक सेंट्रल नैरेटिव बिल्ड करना होगा। और फिर से कहूंगा कि इन सब के बीच डॉक्टर डूम का ही वो कैरेक्टर है जिसे लेकर के वो लोग ये काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि इसके अलावा अगर सीधे थियरी पर बढ़े तो रेडिट की काफी फेमस सी थियरी जो रूसो के उस इंटरव्यू को बहुत ही अच्छी तरीके से कोट करके बताती है, जहां पर उन्होंने टोनी स्टार्क के डेथ के बाद की स्टोरी की कंटिन्यूएशन जो हिंट के तौर पर दी है वो कनेक्ट होती है, जिसमें अगर ब्लेम वाले आर्क की बात की जाए तो उसका पूरा बिल डॉक्टर स्ट्रेंज पर फटेगा, जिन्होंने इन्फिनिटी वॉर में कई सारी पॉसिबिलिटी को देखते हुए एक ऐसी पॉसिबिलिटी निकाली थी जिस पॉसिबिलिटी में थैनोस तो मरेगा, उनका यूनिवर्स बचेगा, लेकिन टोनी स्टार्क की डेथ होगी। लेकिन अब इन चीजों का सेंस बनाते हुए अगर टोनी की डेथ के कैरेक्टर को सीधे डॉक्टर डूम से जाकर के कनेक्ट कर दिया जाए तो फिर ऐसे में हमें ये भी बात समझ आती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं ना कहीं टोनी स्टार्क और उसकी की गई रिसर्च जो कि टाइम ट्रेवल से भी रिलेटेड थी उससे बहुत ज्यादा डर रहे होंगे। बाकी मल्टीवर्स में भी टोनी स्टार्क ने महारत हासिल कर ली थी, जिस हिसाब से वो नई नई चीजों को बिल्कुल भी एक्सप्लोर करने से नहीं रुकने वाला था। तो फिर क्या ऐसे में इनकर्जन वाली सिचुएशन जो कि अब भी हुई है तो टोनी स्टार्क के मामले में काफी ज्यादा हो जाती, क्योंकि दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म में हमने थैनोस के कैरेक्टर की डेथ डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों देखी, जिसके बाद उसका भी खात्मा हो गया। यानी कहीं ना कहीं अलग पॉसिबिलिटी भी थी जिन सब पर शायद से डॉक्टर स्ट्रेंज ने जानबूझ करके नहीं सोचा। इसलिए टोनी स्टार्क को बलि का बकरा बनाकर उन्होंने मुझे लगता है कि खुद से ही दुश्मनी मोल ले ली है। जिस हिसाब से टोनी स्टार्क के कैरेक्टर का ये डूम्सडे वाला आर्क एज अ फैन मुझे क्या हर एक डाई हार्ड फैन को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग में एक प्रॉपर बिगनिंग होगी जो कि असल मायने में मल्टीवर्स के इस सागा को एंड भी करेगी। और इसके अलावा कुछ रूमर के तौर पर मैंने जोनाथन मेजर के कैंग को लेकर के भी ये बात सुनी है कि उसके भी आर्क को यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया जाएगा, लेकिन किस तरीके से वो बात एक्सप्लेन नहीं की गई, या फिर हो सकता है कि अगर उसे एक्सप्लोर करने का मतलब उस कैरेक्टर, उसके मल्टीवर्स और पूरे आर्क को मारना हो, जिसे अगर फिल्म की शुरुआत में डॉक्टर डूम खुद अपने हाथों से मारेगा तो भाई फिर से इस कैरेक्टर का ऑरा ही बनेगा और ये बताएगा कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा खतरनाक है। जिन सब पर अब फिर क्या आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। इसके अलावा और डिटेल्स के साथ जल्द ही मिलेंगे इस चैनल पर। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.